बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल चूँकि ज़्यादा तनख्वाह का शोर बहुत ज़्यादा है और पीआर हासिल करने के लिए गो के ज़्यादा तनख्वाह लाजमी नहीं है। आपने कोशिश करनी है कि आपने फर्स्ट चांस ही में अपनी पीआर को हासिल कर लें। खुदा न खास्ता अगर आपकी पीआर किसी वजह से रह जाती है या उसमें रिस्क है तो फिर जो ज़्यादा तनख्वाह है 27,360 वो आपकी एक्सटेंशन वाली एप्लीकेशन पे लागू हो जाएगी और वहाँ से प्रॉब्लम्स बननी शुरू हो जाएंगी। आज की जो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो मैं मैक्सिमम आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ ताकि आप फर्स्ट चांस में अपनी पीआर को हासिल कर लें। अगर खुदा न खासा आप देखते हैं कि आप पीआर हासिल नहीं कर पा रहे और आपके पास सारे लवाजमात पीआर हासिल करने के लिए पूरी नहीं है या शराइत पूरी नहीं है तो आप पीआर के लिए दरख्वास्त न दें बल्कि एक्सटेंशन के लिए डायरेक्ट आप दरख्वास्त दे दें तो एक्सटेंशन हासिल कर लें। पीआर के लिए दरख्वास्त उस वक्त दें जब आप देखें कि आप सारी शराइत पे पूरा उतर रहे हैं, फिर आप पीआर के लिए दरख्वास्त दें। अगर आपको डाउट है कि आप पीआर की शराइत पे पूरा उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं, डाउट के दरमियान में है, तो आप ऐसा करें, आप पीआर के लिए भी अप्लाई कर दें और साथ आप एक्सटेंशन के लिए भी अप्लाई कर दें। इस सूरत में आपको दोनों की फ़ीस पे करनी होगी, पीआर की भी फ़ीस पे करनी होगी और एक्सटेंशन की फ़ीस पे करनी होगी। वो आपका चेक करेंगे, अगर आप पीआर पे पूरा उतर गए तो आपको पीआर मिलेगी, नहीं तो फिर आपको एक्सटेंशन के जो कवानीन है वो लागू करके आपको एक्सटेंशन दे दी जाएगी। अब है क्या चीज़ पीआर के लिए कि पीआर के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम है वो आपने यहाँ पे पूरा किया हुआ, जो नॉर्मली तौर पर मोस्टली आदमी के लिए 5 साल का होता है। आपने अपने आप को वेल सफिशेंट तौर पर मेंटेन किया हुआ, यहाँ पे सपोर्ट किया हुआ वो इनकम के लिहाज से, घर के लिहाज से, हर किस्म के लिहाज से, आपकी जो ज़िंदगी गुजरी है उस लिहाज से। उसके अलावा आपने जो ज़िंदगी गुजारी है यहाँ पे वो ज़िम्मेदाराना ज़िंदगी गुजारी है। मैं ज़िम्मेदाराना ज़िंदगी को सबसे पहले बता देता हूँ कि ज़िम्मेदाराना ज़िंदगी का मतलब है कि आपने स्वीडन के अंदर किसी किस्म के क्राइम ना किए हों। अब है क्या चीज़ कि ये देखते ये है कि आपकी जो पास्ट हिस्ट्री है कि जो आपने पिछले 5-6 साल यहाँ पे गुजारे हैं उस हिस्ट्री के मुताबिक आपने कितने क्राइम्स किए हैं, और स्वीडिश गवर्नमेंट ये देखना चाहती है कि आप मुस्तकबिल में इस सोसाइटी के लिए कितने डेंजरस हो सकते हैं। ये डेंजरस होना आपके केस के डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है। अगर आपकी पिछली पूरी ज़िंदगी ठीक तरीके से गुजरी है तो इसका मतलब है कि आप स्वीडिश सोसाइटी के लिए डेंजरस नहीं है। ये डेंजरस होना ख्वाह वो आप जराइम के लिहाज से हो, ख्वाह आप माली लिहाज से हो, आप कोनो फकदन बड़ी अमाउंट्स में जा रहे हैं तो ये आपके लिए प्रॉब्लम्स बना सकती है। आप जुर्म किए हुए हैं आपने पीछे तो ये भी आपके लिए प्रॉब्लम्स बना सकती हैं। अगर इनमें से किसी चीज़ में भी आपका नाम नहीं है तो आप समझ लें कि आप ज़िम्मेदाराना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसके बाद दो चीज़ें बाकी रह जाती हैं। एक, आपने टाइम पूरा किया हो, टाइम डेफिनेटली आपने पूरा कर लिया इसलिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। जो मेन चीज़ पीछे रहती है कि आपने अपने आप को सपोर्ट किया हो पिछले 5 साल में, जो टाइम है आपका। उसके बाद जो आने वाला टाइम है, और जो आने वाला टाइम है उसमें मिनिमम आपने अगले 1.5 साल की गारंटी देनी है माइग्रेशन वर्कर को। अगले 1.5 साल तक जो चीज़ें आपने लिखी हैं ये अगले 1.5 साल तक, ये 18 महीने तक चलती रहेंगी। अगर उनको किसी जगह पे डाउट आ जाए कि ये जो आपकी जॉब्स है, ये आपका मकान है, ये जो आपका स्टैंडर्ड है, ये अगले 18 महीनों में जाकर डाउन हो जाएगा तो ये आपके कागजात के लिए थोड़ी सी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। वीडियो का टाइम मैं 10 मिनट रखूँगा। अगर मेरी इस 10 मिनट में ये सारे स्टेप्स क्लियर ना हुए तो मैं इसका पार्ट 2 बना के आपको उसमें बता दूंगा। मैं इकट्ठी 17, 18, 20 मिनट की नहीं बनाऊंगा कि फिर आप लोग उसको देखते नहीं हो। और सबसे पहली चीज़ जो है कि वो आपके पास जॉब होनी चाहिए और आपने जो पीरियड आपका गुजरा हो स्वीडन में उसमें आपने काम किया हुआ हो। नॉर्मली लोग कहते हैं 4 साल की जॉब होनी चाहिए, मैं कहता हूँ 5 साल की जॉब होनी चाहिए आपके पास। अब चूँकि स्वीडन के अंदर 2 मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोग हैं। वो लोग हैं जो यूरोपीय यूनियन से आए हुए हैं, वो लोग हैं जो वर्क परमिट पे आए हुए हैं। जो वर्क परमिट पे आए हुए हैं डेफिनेटली उन्होंने उसी कंपनी में जॉब करनी है। जो लोग यूरोपीय यूनियन से आए हुए हैं वो मल्टीपल जॉब्स कर सकते हैं। तो यूरोपीय यूनियन वालों के लिए है कि आप जितनी भी जॉब्स बेशक पार्ट टाइम में आपकी हों वो सब आपकी काउंट होंगी, उनकी सैलरीज काउंट होंगी। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपने आप को उन जॉब्स के साथ मेंटेन किया हुआ हो। जो दूसरे लोग हैं उनके लिए जो एक ही जॉब जो कर सकते हैं वो दूसरी जॉब जो नहीं कर सकते, वो एक ही जॉब में अपने आप को उन्होंने मेंटेन किया। वो इतनी सफिशेंट सैलरी कमा रहे हो कि वो आपकी जॉब चल रही हो। कितनी सैलरी कमा रहे हो
इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जो सैलरी आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं या आप अगर अकेले हैं तो उसके लिए जो मैं बताऊंगा जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर पूरा उतर ही हो। उसके बाद कम हो ज़्यादा हो नहीं है, उसमें इशू नहीं है कि मिनिमम इतना लेवल हो। ये लेवल आपका सिंगल होने पे, फैमिली मेम्बर होने पे, कपल होने पे, उस पर डिपेंड करता है। इसलिए सैलरी को आप टच ना करें कि मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए। पीआर के लिए कोई मिनिमम सैलरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। 27,360 सिर्फ एक्सटेंशन के लिए है, पीआर के लिए नहीं है। उसके बाद जो आपके पास जॉब का कॉन्ट्रैक्ट हो वो कोशिश करें कि वो अगले 18 महीने से ज़्यादा वैलिड हो। अगर वो परमानेंट हो तो दैट्स द बेस्ट ऑप्शन, लेकिन 18 महीने ज़्यादा वैलिड हो। और पिछले सालों के जॉब कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जांपल आपने पिछले 6 महीने पहले या 1 साल पहले शुरू किए हुए, उसका इतना इशू नहीं है जो आगे होना चाहिए। उससे जो पुराने जॉब्स कॉन्ट्रैक्ट हैं, फॉर एग्जांपल आपने कभी परमानेंट काम नहीं किया हुआ और आपने 5 साल में 4 जॉब्स चेंज की हुई हैं, तो आपको जो 4 साल 5 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट है वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका जो टैक्स डिक्लेरेशन होती है उसके अंदर आपकी इनकम आ जाती है कि आपने उन सालों में इतना कमाया हुआ है। बेशक वो छोटी जॉब से कमाया हुआ है, बड़ी जॉब से कमाया हुआ, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ये कोशिश करें जो आप जॉब इस वक्त कर रहे हैं इसका जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना मस्ट है। अगर ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नया है और आपका 4 महीने 6 महीने पहले शुरू है तो उससे पिछला जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी आप दिखाएं ताकि उनको पता हो कि एक जॉब ख़त्म होने के फ़ौरन बाद आपने नई जॉब तलाश की है और ये जो जॉब है आपकी 18 महीने ज़्यादा चल रही है, या वो इस चीज़ पे आप अपना तासर उनके सामने बनाया कि ये जॉब अगर खुदा न खास्ता चली जाएगी तो आप नेक्स्ट जॉब को पिक कर लेंगे पिछली जॉब का कॉन्ट्रैक्ट दिखा के कि आप फारिग नहीं बैठे थे, आपने नेक्स्ट जॉब को अवेल कर लिया था। इसलिए जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना मस्ट है। अगले 18 महीने की गारंटी जॉब कॉन्ट्रैक्ट में होनी मस्ट है। उसके बाद आपकी सैलरी स्लिप्स जो हैं उसमें ये देखा जाएगा कि ये नहीं देखा जाएगा कि आप आने वाले महीनों में कितना कमा रहे हैं। बाज़ लोग हमारे दोस्त इस तरह करते हैं, कहते हैं जी कि आप सैलरी स्लिप जब हम जाएंगे पेपर जमा कराएंगे तो हम अपनी सैलरी को बढ़ा लेंगे। ये इस तरह नहीं है। आपकी सैलरी वो है जो आपने पिछले 5 साल में कमाई है, वो बताती है कि माजी से कि खंडरात जो बताते हैं कि यहाँ पे इमारत कैसी थी, उससे वो मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगाते हैं। याद रखिएगा, अगर आपने पिछले 5 साल में सैलरी फॉर एग्जांपल शुरू की हुई 10,000 करोड़ डिक्लेयर की हुई है और जब आप पीआर के जमा कराते हैं और आप एक नया कॉन्ट्रैक्ट लगा के सैलरी को 20,000 कर देते हैं तो इमिग्रेशन वालों को पता होता है कि ये सिर्फ हमें दिखाने के लिए है। आपका डिसीजन पिछली सैलरीज की बेस पे होगा, ना कि आने वाले कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे होगा कि आने वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है जो आगे चल रहा है वो क्या होगा, उसमें कोई मैंने नहीं रखता। याद रखें, आपका जो माजी है वो आपकी गवाही देगा कि आप मुस्तकबिल में क्या करने जा रहे हैं। इसलिए जो आपकी सैलरीज हैं वो पीछे से ठीक आनी चाहिए, ना कि आप जॉब शुरू पीआर अप्लाई करते वक्त आप इसको शो करें कि ज़्यादा है। आपके जो पेरेंटल बेनिफिट्स हैं ये काउंट हो सकते हैं, आपकी जो सिक लीव आपने ली हुई है वो काउंट हो सकती है। जब बात आती है कि आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए तो इस सैलरी का जैसे मैंने पहले बोला कि इसमें कोई इशू नहीं है। आपके जो मेन खर्चे हैं वो निकाल के कुछ अमाउंट पीछे बचनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपकी सैलरी एग्जैक्ट कितनी होनी चाहिए, कितने अखराजात निकालने के बाद होनी चाहिए, उसमें आपके हाउसिंग के अखराजात निकालने हैं वो कितने निकालेंगे, उसके बाद आपने जो खाने पीने के अखराजात निकाल के आपके पास कितने पैसे मिनिमम बाकी बचने चाहिए। अगर ये सारे पैसे आपके पास बाकी बच जाते हैं तो इसका मतलब है आप पीआर के लिए कामयाब हो सकते हैं। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखें। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, मेरे लिए दुआ कीजिएगा।